रात के 12:15 हो रहे हैं। एक थका हुआ शख्स आखिरी ट्रेन पकड़ता है और किसी तरह एक खाली सीट पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। हाँ, थकावट इतनी होती है उस वक्त। बिल्कुल, पर कुछ ही पलों में जब एक झटके से उसकी आंख खुलती है ना, तो उसके फोन की स्क्रीन अचानक 3:03 दिखाती है, यानी 3:03 AM। बाप रे, मतलब वो अभी तो बैठा था ट्रेन में। सही कहा, पर उस वक्त उस इंसान को समय के इस बदलाव से ज्यादा डर किसी और चीज से लगता है। जब वो घबराकर सामने खिड़की के काले शीशे में देखता है तो वहां उसे अपना खुद का चेहरा नजर नहीं आता। ओह वाओ, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, कोई अक्स नहीं, जैसे उस शीशे के उस पार और उस ट्रेन के बाहर की दुनिया का वजूद ही मिट चुका हो। आज की इस गहरी खोज में हम एक ऐसे ही खौफनाक रहस्य पर बात करने वाले हैं। टोक्यो एक ऐसा शहर है जिसके बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि कभी सोता नहीं है। नियॉन लाइट्स, चलती हुई गाड़ियां और हमेशा भागते हुए लोग। एक ऐसी जगह जो लगातार किसी मशीनी घड़ी की तरह चलती रहती है। हाँ, दिन हो या रात वहाँ हमेशा शोर रहता है। लेकिन जब आधी रात के बाद आखिरकार वो मशीनी शोर मध्यम पड़ने लगता है और सड़कें सुनसान होने लगती है ना, तो तब एक ऐसी ट्रेन उभरती है जिसका कोई वजूद ही नहीं होना चाहिए। ये सुनने में ही कितना अजीब लगता है। बिल्कुल, एक ऐसी सवारी जिसका ना तो किसी ऑफिशियल टाइम टेबल में जिक्र है और ना ही उसके आने की कोई अनाउंसमेंट होती है। इसे दबी आवाज में द लास्ट ट्रेन ऑफ टोक्यो कहा जाता है। तो आज की इस चर्चा में हमारा मुख्य उद्देश्य इसी भयानक पैटर्न का गहरा विश्लेषण करना है। हम उन दस्तावेजों और चश्मदीद गवाही के एक एक पन्ने को पलटेंगे जो बताते हैं कि कैसे एक आम थकाहारा यात्री अचानक एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो इस दुनिया की है ही नहीं। और ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई एकाध सुनी सुनाई अफवाह नहीं है। हाँ, इसका एक सटीक और खौफनाक पैटर्न है। और इस मिस्ट्री को समझने के लिए पहले उस फंदे की बात करनी होगी जो रात के अकेलेपन में चुपचाप बिछाया जाता है। सही बात है, हर बड़े शहर का एक आखिरी वक्त होता है। टोक्यो में जहां लोग रात भर ऑफिस में शिफ्ट करते हैं, वहां आखिरी ट्रेन छूटने का मतलब है या तो घंटों तक स्टेशन की ठंडी बेंच पर अगली सुबह का इंतजार करना, या फिर मीलों दूर पैदल जाना पड़ता है, जो कि कोई नहीं चाहता। बिल्कुल, और वहीं वो वक्त होता है जब एक इंसान साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा दबाव में होता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह अपने घर का बिस्तर हासिल करना है। तो लालच और थकावट दोनों एक साथ काम करते हैं वहाँ। हाँ, जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, उनमें लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने आखिरी ट्रेन छोड़ी नहीं थी, बल्कि वो ऐसी ट्रेन में चढ़ गए जिसका कोई फिजिकल सबूत कभी मिला ही नहीं। यानी ना कोई सीसीटीवी फुटेज और ना ही कोई डिजिटल लॉग। सही कहा, माहौल हमेशा एक जैसा बताया गया है कि एकदम सुनसान प्लेटफॉर्म और ट्रेन का थोड़ी देर से आना और एक ऐसी गट फीलिंग कि कुछ तो बिल्कुल गलत है, पर उस अजीबपन को यात्री नजरअंदाज कर देते हैं। ये पूरा मंजर ना मुझे बिल्कुल उस शिकारी पौधे पिचर प्लांट की तरह लगता है। पिचर प्लांट कभी अपने शिकार पर फिजिकली हमला नहीं करता। हाँ, वो बस चुपचाप अपने अंदर से एक मीठी महक छोड़ता है और इंतजार करता है। बिल्कुल, और एक थका हुआ कीड़ा उस लालच में उस पौधे के किनारे पर बैठता है और फिसलकर उस गहरे अंधेरे में गिर जाता है। ये सुनसान ट्रेन भी बिल्कुल उसी तरह काम करती है ना। ये बहुत ही सटीक उदाहरण थे आपने। ये उस एग्जॉस्शन या थकावट और घर पहुंचने के लालच का सीधा फायदा उठाती है। पर यहाँ मुझे थोड़ा डाउट भी होता है, क्या सच में थकावट किसी इंसान के दिमाग को इतना कमजोर कर देती है कि वो अपने सामने खड़े एक साफ खतरे को ना देख पाए? देखिए, दिमाग की बायोलॉजी इस स्थिति में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब एक इंसान एक्सट्रीम एग्जॉस्शन के मोड में होता है तो दिमाग अपनी एनर्जी बचाने के लिए आसपास के एनवायरनमेंट की प्रोसेसिंग को बिल्कुल कम कर देता है। ओह अच्छा, तो दिमाग डेंजर को फिल्टर आउट कर देता है। हाँ, क्योंकि खतरा हमेशा सामान्य चीजों के पीछे छुपा होता है। ये ट्रेन किसी हॉरर फिल्म के मॉन्स्टर की तरह थोड़ी दिखती है, ये एक आम ट्रेन जैसी ही लगती है। तो रेड फ्लैग्स उठने के बावजूद लोग उसमें बैठ जाते हैं। बिल्कुल, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यही कहती है कि ट्रेन अजीब जरूर लग रही है, पर ये मुझे घर ले जाएगी। थ्रेट को एनालाइज करने के लिए जो मेंटल बैंडविड्थ चाहिए होती है, वो उस वक्त खत्म हो चुकी होती है। यही वजह है कि इंसान जानबूझकर उस खतरे की तरफ कदम बढ़ा देता है। वाह, इन बातों को सुनकर दस्तावेज में दर्ज एक सैलरी मैन यानी ऑफिस वर्कर की कहानी याद आती है। उसका नाम केंजी था। हाँ, ये इस खौफनाक ट्रेन का सबसे पहला रिकॉर्डेड अकाउंट माना जाता है ना। जी हाँ, रात के करीब 12 बज चुके थे और केंजी अपनी लंबा शिफ्ट खत्म करके प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। उसके अनुसार वहां एक चुभने वाली शांति थी। कोई आवाज नहीं थी वहां, कोई अनाउंसमेंट नहीं,
कोई आवाज नहीं। फिर वो ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आई। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी बहुत कमजोर थी और जब वो ट्रेन रुकी तो दरवाजे एक अजीब सी मैकेनिकल हिस की आवाज के साथ खुले, जैसे कोई बहुत पुरानी मशीन हो। और केंजी वहां रुका नहीं? उसे रुककर वहां हिचकिचाहट जरूर हुई थी, पर थकावट जीत गई और उसने अंदर कदम रख दिया। दरअसल असली खौफ का मंजर तो उस ट्रेन के अंदर जाने के बाद शुरू होता है। केंजी के अनुभव में जो सेंसरी डिटेल्स हैं वो इंसानी दिमाग को बिल्कुल झकझोर देने वाली हैं। कैसी डिटेल्स? अंदर क्या था? अंदर से ट्रेन साफ थी, रोशनी थोड़ी धीमी थी, पर वहां जरूरत से ज्यादा एक चुभन भरा खालीपन था। जो गिने चुने लोग वहां बैठे थे ना, वो बिल्कुल हिले डुले बिना एकदम सीधे बैठे थे और सिर्फ आगे देख रहे थे, बिल्कुल स्टैचूज की तरह। ये तो बहुत अजीब है। हाँ, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे अनकैनी वैली कहा जाता है। ये बिल्कुल वही स्थिति थी। पर एक बात सोचिए, क्या ये अनकैनी वैली इफेक्ट असल में सिर्फ एक पैरानोया नहीं हो सकता? मतलब टोक्यो की ट्रेन्स वैसे भी अपने डिसिप्लिन और शांति के लिए जानी जाती हैं। वहां लोग चुपचाप सोते हैं या अपना फोन देखते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो क्या केंजी सिर्फ अपने अकेलेपन और थकावट की वजह से एक सामान्य सिचुएशन को ओवर एनालाइज नहीं कर रहा था? देखिए, पोलाइट साइलेंस और डेड साइलेंस में बहुत गहरा फर्क होता है और हमारा दिमाग उस फर्क को तुरंत पहचान लेता है। अच्छा, दोनों अलग कैसे हैं? अनकैनी वैली का कॉन्सेप्ट तब ट्रिगर होता है जब दिमाग किसी ऐसी चीज को देखता है जो इंसान जैसी दिखती तो है, पर उसमें इंसानी माइक्रो एक्सप्रेशंस नहीं होते। जैसे सांस लेना या थोड़ा हिलना डुलना? बिल्कुल। एक सामान्य ट्रेन में कोई आधी नींद में झपकी लेता है, किसी के पैर हिल रहे होते हैं या कोई फोन स्क्रॉल कर रहा होता है। एक हल्की सी हलचल एक जिंदा होने का सबूत हमेशा वहां होता है। और वहां उस ट्रेन में ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, केंजी ने जिन आकृतियों को देखा उनमें सांस लेने तक की कोई विजुअल मूवमेंट नहीं थी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के हिसाब से जब हमारे पूर्वज किसी ऐसी आकृति को देखते थे जो इंसान जैसी हो पर जिसमें जिंदगी की हलचल ना हो, तो वो बीमारी या मौत का संकेत होता था। ओ, तो दिमाग तुरंत डर जाता है। सही पकड़ा। इसलिए दिमाग तुरंत एक थ्रेट रिस्पॉन्स पैदा करता है। सब कुछ देखने में ठीक लग सकता है, पर अंदर एक गहरा खौफ बैठ जाता है कि ये लोग जिंदा इंसानों की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। ये तो सच में बहुत ही डिस्टर्बिंग डिटेल है। और वो डर तब दहशत में बदल गया जब दरवाजे बंद हुए और ट्रेन चल पड़ी। केंजी ने बताया कि कुछ मिनट बीते, फिर शायद 10 मिनट बीते, पर बाहर किसी शहर या स्टेशन की रोशनी नहीं थी। सिर्फ अंधेरा था बाहर। वहां सिर्फ एक अनंत और काला अंधेरा था। दरवाजे के ऊपर लगा रूट मैप, जहां अगले स्टेशन का नाम फ्लैश होता है, वो बिल्कुल ब्लैंक था। बाप रे, बिना किसी डेस्टिनेशन के ट्रेन चल रही थी। हाँ, और अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए अनाउंसमेंट सिस्टम से एक आवाज आई कि नेक्स्ट स्टॉप। अगले स्टेशन का नाम बताया? नहीं, उसके बाद कोई नाम नहीं आया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक, एक लगातार खरखराहट की आवाज पूरे डिब्बे में गूंजने लगी। ये वो पल होता है जब मॉडर्न जिंदगी का इल्यूजन पूरी तरह से टूट जाता है। आज के वक्त में इंसान पूरी तरह से इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है अपनी रियलिटी को समझने के लिए। बिल्कुल, चाहे मैप हो या फोन, हमेशा स्क्रीन देखते रहते हैं। हाँ, तो जब राउट मैप ब्लैंक हो जाता है और अनाउंसमेंट सिस्टम सिर्फ स्टैटिक की आवाज देता है, तो वो सेंसरी आइसोलेशन का सबसे एक्सट्रीम फॉर्म बन जाता है। इंसान का कनेक्शन अपनी जानी पहचानी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है। पर यहाँ मुझे फिर से इस घटना के पीछे के विज्ञान पर सवाल उठाना पड़ेगा। केंजी अब पूरी तरह से घबरा चुका था। उसने जब अपना फोन निकाला तो सिग्नल गायब था और वक्त 3:03 AM दिखा रहा था, जबकि वो सिर्फ कुछ मिनट पहले ही ट्रेन में चढ़ा था। ये टाइम जंप कैसे हुआ? वही मैं सोच रहा था। साइकोलॉजी और स्लीप साइंस में एक टर्म है, माइक्रो स्लीप। ये एक एक्सट्रीम एग्जॉशन की स्टेट होती है जहां इंसान की आंखें खुली रहती हैं पर दिमाग कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए ऑफलाइन हो जाता है। हाँ, ऐसा ड्राइवर्स के साथ बहुत होता है। ये संभव नहीं है कि केंजी का वक्त इसलिए आगे बढ़ गया क्योंकि वो आंख खोलकर भी सो रहा था और ये ब्लैंक मैप्स और स्टैटिक सिर्फ उसके थके हुए दिमाग के हैल्यूसिनेशंस थे। आपकी बात सही है। माइक्रो स्लीप और स्लीप डिप्रिवेशन टाइम डिस्टॉर्शन का बहुत बड़ा कारण होते हैं और ये एक बहुत ही ठोस और लॉजिकल सिद्धांत है। लेकिन केंजी के दस्तावेज में एक ऐसी फिजिकल डिटेल आती है जो सिर्फ साइकोलॉजी के हिसाब से समझाई नहीं जा सकती। वो डिटेल क्या है? जब ट्रेन की रफ्तार अचानक बहुत तेज हुई तो केंजी ने देखा कि खिड़की के काले शीशों में किसी का भी अक्स यानी किसी का रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था। वेट, वाकई कोई रिफ्लेक्शन नहीं था? हाँ, और माइक्रो स्लीप इंसान के दिमाग को भ्रम में डाल सकती है, पर वो भौतिक दुनिया के नियम नहीं बदल सकती।
जब रोशनी और कांच मिलकर अक्स बनाना बंद कर दें, तो इसका मतलब है कि वहाँ फिजिक्स या भौतिक विज्ञान के नियम काम ही नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा हजम करना मुश्किल है। रिफ्लेक्शन का ना होना इस बात का प्रतीक था कि वो ट्रेन अब रियलिटी के किसी ऐसे हिस्से में थी जहां हमारे आयाम, हमारे डायमेंशंस के नियम लागू ही नहीं होते। ये सोचना ही अपने आप में खौफनाक है कि फिजिक्स के नियम एक ट्रेन के डिब्बे में काम करना बंद कर दें, क्योंकि सबसे बड़ा डर किसी भूत या पिशाच का नहीं होता। सबसे बड़ा डर तब लगता है जब वक्त और दिशा दोनों पर से नियंत्रण पूरी तरह छूट जाए। सही कहा, बिल्कुल लाचार महसूस करता है इंसान। और इस बेकाबू स्थिति के बीच एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे सुनकर सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं। आगे बैठे उन स्टैचू जैसे यात्रियों में से एक ने बहुत ही धीरे धीरे एक मैकेनिकल तरीके से पीछे मुड़कर केंजी की तरफ देखा। अरे बाप रे, उसने पीछे मुड़कर देखा? हाँ, उस आकृति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली और बिना पलक झपकाए थीं। उसने देर तक केंजी को घूरा, जैसे वो केंजी के आर पार देख रहा हो, और फिर वो वापस आगे घूम गया, जैसे वहां कोई था ही नहीं। अगर ध्यान से विश्लेषण किया जाए ना, तो वो यात्री असल में उस ट्रेन के इकोसिस्टम का ही हिस्सा थे। उनका केंजी को पीछे मुड़कर देखना इसलिए नहीं था कि वो केंजी को जानते थे। फिर क्यों देखा उसने? बल्कि इसलिए था क्योंकि केंजी उस माहौल में एक अनोमली था, एक ऐसी चीज जिससे वहां नहीं होना चाहिए था। मतलब वो उन सब से अलग था। केंजी जिंदा था, उसकी सांसें तेज थीं, उसमें बेचैनी और डर था, जबकि वहां बाकी सब लोग बिल्कुल शांत और स्थिर थे। एक फ्रीज फ्रेम जैसा माहौल था जिसे केंजी की बेचैनी तोड़ रही थी। ये समय और दिशा का मायाजाल तो सिर्फ एक शुरुआत थी। असल दहशत का सामना तब हुआ जब वो अनंत अंधेरे में भागती ट्रेन आखिरकार रुकी। आखिर वहां स्टेशन आ गया? नहीं, ट्रेन अचानक धीमी हुई और जब उसके दरवाजे एक हिस की आवाज के साथ खुले ना, तो बाहर ना कोई प्लेटफॉर्म था, ना कोई स्टेशन की रोशनी और ना ही कोई साइन बोर्ड। वहां सिर्फ एक काला गहरा सन्नाटा और खालीपन था। एक पूरा वॉइड जिसका कोई अंत ही नहीं था। एकदम सही कहा, एक ऐसा अंधेरा जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। और तभी सामने बैठा एक यात्री अपनी सीट से उठा और बिना किसी हिचकिचाहट के उस खुले दरवाजे तक गया और उसने उस अंधेरे में और उस हवा में कदम रख दिया। वेट, तो वो नीचे नहीं गिरा ट्रेन से? वही तो हैरानी की बात यह थी कि वो नीचे नहीं गिरा, जैसे उस अंधेरे में कोई ऐसी जमीन या रास्ता था जो सिर्फ उसे दिख रहा था, पर केंजी को नहीं। यहाँ हमारे दिमाग का सबसे पुराना और सबसे प्राइमल हिस्सा जाग जाता है, जो अंधेरे से डरता है। अंधेरा हमेशा से मौत, अज्ञात और किसी ऐसी दुनिया का प्रतीक रहा है जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। तो जो लोग वहां उतर रहे थे उन्हें डर नहीं लग रहा था? नहीं, जो यात्री उस अंधेरे में बिना किसी डर के कदम रख रहे थे, उनके लिए वो अंधेरा खाली नहीं था। वो उस रियलिटी, उस ट्रांजिशन का हिस्सा बन चुके थे और उनकी मंजिल वहीं थी। ये सब देखकर केंजी पर पैनिक हावी हो गया। उसने भागकर दूसरी तरफ के दरवाजे खोलने की कोशिश की ताकि वो वहां से निकल सके, पर वो दरवाजे पूरी तरह लॉक थे। फंस गया पूरी तरह से। हाँ, और जब उसने हाश में पीछे मुड़कर देखा तो बाकी सारे यात्री अब अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। वो एक एक करके एक लाइन बनाकर बिना कोई शब्द बोले उस अंधेरे की तरफ बढ़ रहे थे। किसी के चलने में कोई डर या हिचकिचाहट नहीं थी। ये तो एक पूजा या किसी रस्म जैसा लग रहा है, जहाँ सब जानते हैं कि उन्हें आखिर कहाँ जाना है। बिल्कुल, एक कलेक्टिव ट्रांस जैसा। इस नज़ारे को अगर गहराई से देखें तो दरवाजे से बाहर जाना किसी अज्ञात आयाम में या शायद मौत में बिल्कुल स्वीकार्य रूप से, यानी एक्सेप्टेंस के साथ प्रवेश करने जैसा है। उन आकृतियों में कोई विरोध नहीं था क्योंकि उनका सफर पूरा हो चुका था। वो जहां जाने के लिए उस ट्रेन में चढ़ी थी, वो जगह अब उनके सामने थी। और इसी पॉइंट पर कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर आती है। जब केंजी डरी हुई हालत में पीछे हटने लगा ना, तभी उस अनाउंसमेंट सिस्टम से बिल्कुल साफ और बिना किसी स्टैटिक के आवाज आई कि फाइनल स्टॉप। स्टैटिक चला गया अचानक से। हाँ, आवाज बिल्कुल क्लियर थी। पूरा डिब्बा अब पूरी तरह खाली हो चुका था। पर तभी केंजी की नजर उस डिब्बे के आखिरी छोर पर पड़ती है। वहां एक अकेली आकृति खड़ी थी। वो हिल नहीं रही थी, बस लगातार केंजी को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकृति सिर्फ और सिर्फ केंजी का इंतजार कर रही हो, है ना? हाँ बिल्कुल, उसने आगे कदम ही नहीं बढ़ाया। हर पुरानी कथा और मिथोलॉजी में, चाहे वो ग्रीक मिथोलॉजी का चेरन हो या जापानीज फोकलोर के शिनिगामी, एक फेरीमैन या गार्डियन की बात होती है। एक ऐसी आकृति जो आत्माओं को इस भौतिक दुनिया से उस पार ले जाती है। तो वो फिगर एक गार्डियन था। ये ट्रेन का आखिरी यात्री वही गार्डियन प्रतीत होता है।
वो आकृति वहां इसलिए खड़ी थी ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि ट्रेन में चढ़ने वाला हर शख्स अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। पर उसने केंजी को क्यों घूरा? वो केंजी का इंतजार कर रही थी क्योंकि केंजी ने अभी तक उस अंधेरे में अपना आखिरी कदम नहीं रखा था। लेकिन केंजी ने वो कदम नहीं रखा। उस दस्तावेज के अनुसार इस घटना के कुछ घंटों बाद केंजी को ढूंढ निकाला गया। उसे किसी स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी अज्ञात जगह से मीलों दूर अकेले ट्रेन की पटरियों पर चलते हुए पाया गया। वो जिंदा तो था कम से कम। हाँ, पर वो पूरी तरह से होश में नहीं था और उसकी मानसिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो ठीक से कुछ बता सके। रेस्क्यू टीम को वो बस बार बार एक ही बात बड़बड़ाता हुआ मिला कि वो सब उतर गए और वो कोई स्टेशन नहीं था। ये आखिरी नतीजा बहुत डिस्टर्बिंग है। उस इंसान का दिमाग एक ऐसी घटना को प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था जो इंसानी समझ और फिजिक्स के दायरे से बिल्कुल बाहर है। बिल्कुल, उसका दिमाग उस चीज को हजम ही नहीं कर पाया। केंजी का ट्रॉमा उस लिमिनल स्पेस को देखने का परिणाम था। और सबसे डरावनी बात यह है कि केंजी का मामला अकेला नहीं है। इन दस्तावेजों में पिछले कुछ सालों के कई ऐसे मामले हैं। मतलब अलग अलग लोग और अलग अलग समय। हाँ, पर उनकी कहानी और पैटर्न बिल्कुल एक जैसा। वही लेट आने वाली ट्रेन, वही बिना हिलने वाले यात्री और अंधेरे में खुलने वाले दरवाजे। इन पैटर्न्स को देखकर दो मुख्य सिद्धांत या थ्योरीज बनाई गई हैं। तो पहली थ्योरी क्या कहती है? पहला सिद्धांत कहता है कि ये हमारी रियलिटी या यूनिवर्स का एक ग्लिच है, एक ऐसी जगह जहां दो पैरेलल टाइमलाइंस या आयाम एक छोटे से पल के लिए आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे किसी कंप्यूटर कोड में एरर आ गया हो और स्पेस टाइम फोल्ड हो गया हो। और दूसरा सिद्धांत, जो शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी है, वो इस फिजिक्स के ग्लिच को नकार कर एक पर अलौकिक दृष्टिकोण देता है। इस दूसरे सिद्धांत के मुताबिक ये ट्रेन कोई भौतिक गाड़ी है ही नहीं, ये एक ट्रांजिशन पॉइंट है। यानी उन भटकती आत्माओं के लिए। हाँ, एक ऐसी सवारी जो बड़े शहरों की भटकती आत्माओं, अनलॉस्ट सोल्स को इस भौतिक दुनिया से निकालकर उनके आखिरी पड़ाव तक ले जाती है। और जो यात्री सच में उस अंधेरे दरवाजे से बाहर निकलकर उस आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। ये दूसरी थ्योरी और भी ज्यादा डरावनी है। बिल्कुल, पर यहाँ ये बात पूरी तरह स्पष्ट करना जरूरी है कि हम इन दस्तावेजों का विश्लेषण करते हुए किसी भी एक सिद्धांत का समर्थन नहीं कर रहे हैं। न हम किसी सुपरनैचुरल थ्योरी के पक्ष में हैं और ना ही इस डर को सिर्फ विज्ञान या दिमागी भ्रम का नाम दे रहे हैं। सही बात है। हमारा मकसद सिर्फ इन रिकॉर्डेड अकाउंट्स और इन पैटर्न्स को यथारूप सामने रखना है। पर एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर केंजी बच क्यों गया? जबकि बाकी लोग उस अंधेरे में चले गए, तो उस गार्डियन ने केंजी को फोर्स क्यों नहीं किया? क्या उस वक्त केंजी का वहां जाने का समय नहीं आया था, या उसका एक्सट्रीम डर और पैनिक ही उसकी ढाल बन गया था, जिसके आगे वो अनसीन रियलिटी हार गई? देखिए, केंजी कैसे बचा, इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए उन्हीं अंधेरी पटरियों के पास कहीं दफन रहेगा। लेकिन ऐसी कहानियां, ऐसी अर्बन लेजेंड्स और ये दस्तावेज हमें एक बहुत जरूरी और डरावनी सच्चाई की याद दिलाते हैं। वो सच्चाई क्या है? मॉडर्न शहरों में रहने वाला इंसान सोचता है कि ये चमकते हुए नियॉन लाइट्स वाले व्यस्त शहर बहुत सुरक्षित हैं। ये मानना आसान होता है कि टेक्नोलॉजी और कंक्रीट का इंफ्रास्ट्रक्चर इंसान को नेचर और अननोन फोर्सेस से पूरी तरह बचाता है। पर ऐसा है नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। इन शोर शराबे, इन टाइम टेबल्स और रोशनियों के बीच भी कितने ऐसे अंधेरे कोने छुपे हैं। स्पेस और टाइम की कितनी ऐसी दरारें हैं जिनके बारे में आज का विज्ञान भी कुछ नहीं जानता। थके हुए दिमाग का लिया गया एक छोटा सा फैसला या एक गलती और इंसान उस मॉडर्न दुनिया के सुरक्षा कवच से बाहर गिरकर किसी और ही जगह पहुंच सकता है। सही कहा आपने। और इस गहरे विश्लेषण को आज हम एक ऐसे विचार के साथ समाप्त करते हैं जो शायद सुनने वालों को अकेले में परेशान कर दे। ऐसा क्या विचार है? सोचिए, जब कोई इंसान आधी रात को थका हारा अकेले किसी सुनसान स्टेशन पर खड़ा हो, शहर का शोर पूरी तरह सो चुका हो, और अचानक एक ऐसी ट्रेन सामने आकर रुक जाए जिसका उस वक्त आना तय ना हो, तब एक आम इंसान आखिर क्या करेगा? ये फैसला बहुत मुश्किल होता है उस वक्त। बिल्कुल। क्या उस आखिरी ट्रेन के छूट जाने का डर और रात भर भटकने का जोखिम ज्यादा बड़ा लगता है, या फिर एक ऐसी अनजान ट्रेन में बैठने का जोखिम उठाना बेहतर है जिसकी मंजिल इस दुनिया में है ही नहीं? अंधेरे में लुकी इस सच्चाई और रात के उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर इंतजार करती उस ट्रेन के इन्हीं सवालों के साथ हम इस चर्चा को यहीं शांत करते हैं,
क्योंकि अंधेरे में ऐसी ट्रेन्स आज भी किसी थके हुए यात्री का इंतजार कर रही हैं।